वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जुलाई 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली रॉयल बुरियल माउंट्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। तो इस न्यूज के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर अभी रिसेंटली रॉयल बुरियल माउंट्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी इनको अभी शामिल किया गया है। तो इस न्यूज़ के बारे में चर्चा करें। तो एक्चुअली अभी रिसेंटली यूनेस्को का 46th सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। और इस सेशन को होस्ट किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स? इंडिया के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना, दुनिया भर के अंदर जो हेरिटेज है उसको कंजर्व करने का काम कर रहा है, राइट ना। कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का काम करता है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का काम करता है यूनेस्को फ्रेंड्स, बराबर ना। और उसका अभी 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का आयोजन किया गया था इंडिया के अंदर। और उसी मीटिंग के दौरान इंडिया का एक लोकेशन है रॉयल बुरियल माउंट्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी। एक्चुअली नाम से पता चलता है ये बुरियल माउंट्स है, मतलब एक ऐसी जगह कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था एक्चुअली। और ये जो बुरियल है वो किसका है? रॉयल है। रॉयल मतलब कि जो अहोम डायनेस्टी के अंदर जो राजा महाराजा थे उनके यहाँ पे शव को यहाँ पे दफनाया जाता था। और ये जो जगह है जहाँ पे उनको दफनाया जाता था, उस जगह को अभी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, राइट ना। और ये जो रॉयल बुरियल माउंट है वो कौन सी डायनेस्टी का है फ्रेंड्स? अहोम डायनेस्टी का है। अहोम डायनेस्टी लगभग 600 साल ये डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया। और ये जो अहोम डायनेस्टी ने कहाँ पे रूल किया? तो आसाम के अंदर, बराबर ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ओके, कि ये जो रॉयल बुरियल माउंट है उसको भी जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है वो कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है फ्रेंड्स? आसाम के अंदर, बराबर ना। ओके ओके। तो ये जो बुरियल माउंट है वो 700 साल पुराने हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। और कौन से राजाओं के समय के हैं? तो अहोम डायनेस्टी के समय के हैं। और ये आसाम में लोकेटेड है, बराबर ना। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंडिया का अगर मैं बात करूँ, टोटल 43rd ऐसी कल्चरल प्रॉपर्टी है, 43rd प्रॉपर्टी है कि जिसने यूनेस्को की इस प्रेस्टिजियस इंडेक्स के अंदर अपना नाम हासिल किया है, बराबर ना। अभी तक इंडिया की 42 प्रॉपर्टी ने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किए गए थे। और अभी ये 43rd प्रॉपर्टी है जिसने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो, बराबर ना। ओके। और जिस तरीके से मैंने आपको बात किया कि ये कौन से डायनेस्टी के राजा महाराजों के शव को यहाँ पे दफनाया जाता था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अहोम डायनेस्टी। और ये जो अहोम डायनेस्टी का जो रूलिंग है उस वो किसने टेक ओवर किया फ्रेंड्स? तो ब्रिटिश सरकार ने टेक ओवर किया। मुगल भी इनको हरा नहीं पाए थे, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ब्रिटिश सरकार ने इनको टेक ओवर किया, सिंपल, बराबर ना। ओके, राइट, ओके। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो मोइडम्स है, ये जो बुरियल माउंट्स है जिनको हम मोइडम्स बोल सकते हैं, ये जो मोइडम्स है आर द फर्स्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द कल्चरल कैटेगरी। एक्चुअली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर दो टाइप की प्रॉपर्टी को तीन टाइप की प्रॉपर्टी को शामिल करता है। एक तो कल्चरल प्रॉपर्टी, एक नेचुरल प्रॉपर्टी और एक मिक्स प्रॉपर्टी, बराबर। एक तीन टाइप की, मिक्स का मतलब जो कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, बराबर ना। ओके। तो ऐसी तीन टाइप की प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का ये पहला ऐसा प्रॉपर्टी है जिनको कल्चरल कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। नेचुरल कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी है काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, बराबर ना। तो ये जो मानस नेशनल पार्क है जिनको अभी अभी टाइगर रिजर्व का डेजिग्नेशन दिया गया है, तो ये ऑलरेडी दो नेचुरल कैटेगरी के तो अंदर ऑलरेडी है आसाम के अंदर से। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का पहला पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कल्चरल कैटेगरी के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। रॉयल बुरियल माउंट कहाँ पे? आसाम के अंदर, अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, राइट ना। ओके। अभी हमारा काम है यूनेस्को के बारे में पढ़ना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के बारे में पढ़ना कि क्या है उसका मेन मोटिव, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है। ओके, चल।
सबसे पहले हम बात करते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। तो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ लैंडमार्क और एरिया with a legal protection by an international convention which is administered by the UN Educational, Scientific and Cultural Organization। तो यूनेस्को के द्वारा एक्चुअली ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको भी डेजिग्नेट किया जाता है उस साइट को प्रोटेक्ट कौन करता है? यूनेस्को प्रोटेक्ट करता है। कंजर्व कौन करता है? यूनेस्को कंजर्व करता है, राइट ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर डेजिग्नेटेड बाय द यूनेस्को फॉर हैविंग कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और अदर फॉर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस। ये पर्टिकुलर वर्ल्ड हेरिटेज साइट को यूनेस्को डेजिग्नेट क्यों करता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर साइट के अंदर कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और अदर फॉर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी सब जगह से। इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बराबर ना। ओके। ओके, अगर मैं इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करने का जो कॉन्सेप्ट आया वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया फ्रेंड्स। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे देश एक दूसरे के जो हेरिटेज है उसको तोड़ गिराते थे, बराबर ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे दुनिया के देशों ने साथ में मिलकर एक कन्वेंशन किया। और ये कन्वेंशन कब हुआ फ्रेंड्स? 1972 के अंदर। अच्छा, अगर ये कन्वेंशन के अंदर क्या डिफाइन किया गया फ्रेंड्स, तो ये कन्वेंशन के अंदर डिफाइन किया गया कि कौन सी साइट को, कौन सी नेचुरल और कल्चरल साइट्स को इस लिस्ट के अंदर शामिल किया जा सकता है, बराबर ना। कि कौन से स्पेसिफाइड क्राइटेरिया अगर वो मीट करेगा पर्टिकुलर साइट, तभी हम इस लिस्ट के अंदर उसको शामिल करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब कन्वेंशन के अंदर डिफाइन किया गया। और अगर कोई पर्टिकुलर देश एक कन्वेंशन को साइन करता है, तो ये पर्टिकुलर देश क्या कमिट करता है? टू प्रोटेक्टिंग नॉट जस्ट नेशनल हेरिटेज बट मैन काइंड शेयर हेरिटेज इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर साइट्स आर लोकेटेड। अगर कोई देश, एक पर्टिकुलर देश ये कन्वेंशन को साइन करता है, तो उसको जस्ट नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट नहीं करना है, वो कोई भी हेरिटेज है, वो फिर इंटरनेशनल भी हेरिटेज हो सकता है, कोई कुछ भी, मतलब ऐसा एक कोई भी चीज के जो नेचुरली और कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सबको प्रोटेक्ट करना है फ्रेंड्स, बराबर ना। और 191 स्टेट पार्टीज ने अभी तक इस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को साइन कर दिया है। इंडिया ने भी साइन किया है। इंडिया ने इस कन्वेंशन को 14 नवंबर 1977 के अंदर साइन किया था फ्रेंड्स, बराबर ना। और अभी तक करंटली अगर मैं दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे बात करूं, 1172 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अभी तक 166 कंट्रीज के अंदर देखने को मिली है। और उसमें से 913 कल्चरल है, 220 नेचुरल है और 39 मिक्स प्रॉपर्टीज है। और इसमें इंडिया में 43, ये जो 43rd है, ये जो रॉयल बुरियल माउंट्स है वो इंडिया की 43rd प्रॉपर्टी है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की बात करूं, तो की एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, कौन कौन से की एस्पेक्ट है इस कन्वेंशन के, तो इसके अंदर डिफाइन किया गया कि कोई कौन सी कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू असाइन किया जाए ताकि हम इसको प्रोटेक्ट कर सके, बराबर। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे, उसके क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किए गए हैं। दिस मेक्स इट इनकम्बेंट ऑन सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स टू प्रोटेक्ट देयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये कन्वेंशन अगर कोई मेंबर स्टेट साइन करता है तो उसको कंपलसरी उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करना है। और इस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज फंड भी बनाया गया है फ्रेंड्स, जहाँ पे मेंबर कंट्रीज अपने कंट्रीब्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, फिर इसी फंड का यूज करके साइट्स को कंजर्व किया जाता है, राइट ना। ओके। अगर मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूँ कि यूनेस्को ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर किस तरीके से सिलेक्शन करता है एक पर्टिकुलर साइट का, तो एक्चुअली रिकमेंडेशंस मंगाए जाते हैं। जो मेंबर स्टेट्स हैं वहां से रिकमेंडेशंस मंगाए जाते हैं कि ये जो, फॉर एग्जांपल ये अभी रॉयल बुरियल माउंट्स थे, उनका हमने रिकमेंडेशन दिया था लास्ट ईयर 2023 के अंदर, और तभी जाके इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया इस ईयर, बराबर ना। तो स्टेट्स के पास से रिकमेंडेशंस मांगा जाता है, फिर उस रिकमेंडेशंस को ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये जो यूनेस्को के अंडर में जो दो संस्था काम करती है, बराबर, वो ये दो संस्था उन पर्टिकुलर साइट्स को इंस्पेक्ट करती है, और उनके रिपोर्ट के मुताबिक फिर इन लिस्ट के अंदर उन पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को शामिल किया जाता है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। ओके, और अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये जो रॉयल बुरियल माउंट 43rd प्रॉपर्टी है, उससे पहले 42 प्रॉपर्टी थी इंडिया के अंदर। और उसमें 34 कल्चरल साइट्स, 7 नेचुरल साइट्स और 2 मिक्स साइट्स थी फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ पर अच्छे से समझ आया होगा। देखो फ्रेंड्स, न्यूज़ क्या थी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर अभी 43rd प्रॉपर्टी इंडिया की तरफ से कौन सी शामिल की गई? रॉयल बुरियल माउंट, आसाम से अहोम डायनेस्टी के हैं।
तो उसके बारे में हमने समझा कि वो क्या है एक्चुअली, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से कौन से कन्वेंशन से कब वर्ल्ड वॉर टू के बाद इस कन्वेंशन को लाया गया 1972 के अंदर, और इंडिया ने उसको 1977 के अंदर रेटिफाई किया फ्रेंड्स, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ पे अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली नीति आयोग की मीटिंग हुई थी। नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, और इस नीति आयोग की मीटिंग को चेयर किसने किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली हमारे न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मीटिंग जो करंट न्यूज़ में है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीति आयोग इम्पोर्टेंट है, बराबर ना। और नीति आयोग का जो कॉम्पोजिशन है, वो क्यों बनाया गया, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका काम क्या है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बराबर ना। तो रिसेंट न्यूज़ में इसलिए है कि अभी रिसेंटली नीति आयोग की एक मीटिंग हुई थी, और इसको चेयर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उनके द्वारा चेयर किया गया। और एक्चुअली इस मीटिंग के दौरान मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के ऊपर फोकस किया गया है कि भारत डेवलप कंट्री बनेगा 2047, तो हमारा उस तरफ रोड मैप जा रहा है। और इस मीटिंग के अंदर एक्चुअली वो ज़्यादा चर्चा में क्यों है फ्रेंड्स, तो कि अपोजिशन पार्टीज के, अभी देखो इस मीटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एक्चुअली नीति आयोग का ही मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब नीति आयोग बनाई इसलिए गया है कि सेंटर और स्टेट को कोऑर्डिनेट करके काम किया जाए, बराबर ना। तो इस मीटिंग के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर्स होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन इस मीटिंग के अंदर ऑपोजिशन पार्टी के कोई भी चीफ मिनिस्टर्स आए नहीं थे फ्रेंड्स, बराबर ना, सिवाय ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी भी कुछ ही देर रुक के फिर वापस वो चली गई, और उन्होंने बाहर आके ऐसा स्टेटमेंट दिया कि कोई मुझे 5 ही मिनट बोलने दिया गया, और उसके बाद फिर मेरा माइक ऑफ किया गया, और ये ऐसा कह के चली गई। तो इसके लिए ये मीटिंग बहुत चर्चाओं में थी, लेकिन ये मीटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स नीति आयोग, बराबर ना। हम उसके बारे में बात करते हैं। नीति आयोग, जिसकी ये मीटिंग हुई थी फ्रेंड्स, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाम से पता चलता है इस संस्था को बनाया क्यों है, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बराबर ना। ओके, और इसको इंडिया की थिंक टैंक भी बोला जाता है फ्रेंड्स, ये संस्था को इंडिया की थिंक टैंक भी बोला जाता है। और ये जो संस्था है फ्रेंड्स, ये क्या सर्व करती है? एक डायनेमिक प्लेटफॉर्म सर्व करती है, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्टोरल एंड पॉलिसी इनपुट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑफर्स रिलीवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड स्टेट्स। ये संस्था का काम है गवर्नमेंट को डायरेक्ट करना, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, सेंटर और स्टेट्स को किस तरीके से मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम डेवलप नेशन की तरफ आगे बढ़ सके। तो इसके लिए जो पॉलिसीज के अंदर जो चेंजेस लाने चाहिए, उसका डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट्स को नीति आयोग प्रोवाइड करता है, बराबर ना। ओके, राइट। ओके, अगर मैं इस संस्था के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करूं, तो एक्चुअली गवर्नमेंट जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, मुझे इतना बताओ कि नीति आयोग का मेन काम क्या है? स्टेट्स और सेंटर को मिला के देश को आगे बढ़ाना, बराबर ना। ओके, तो क्या ऐसा पहले नहीं होता था? तो ऐसा पहले भी होता था। एक्चुअली नीति आयोग की जो स्थापना हुई है फ्रेंड्स, वो तो 2014 के अंदर हुई, और जो उसका वर्किंग वो शुरू हुआ वो 1 जनवरी 2015 से हुआ। तो मुझे इतना बताओ, क्या 2015 से पहले सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए क्या कोई संस्था नहीं थी? थी फ्रेंड्स। आज़ादी के बाद हमने एक कमीशन बनाया था, प्लानिंग कमीशन, मार्च 1950 के अंदर, बराबर ना। लेकिन ये प्लानिंग कमीशन को जब मोदी जी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर चुन के आए, तब उन्होंने ये प्लानिंग कमीशन को हटा के किसकी स्थापना की फ्रेंड्स? नीति आयोग की स्थापना की, बराबर ना। ओके, राइट। और नीति आयोग वैसे बनाया गया था 13 अगस्त 2014 को, लेकिन उसका जो वर्किंग है वो 1 जनवरी 2015 से शुरू हुआ फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, और जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं थी फ्रेंड्स, उसी तरीके से मतलब प्लानिंग कमीशन को भी हमारे बंधारण में कोई भी जगह पे नहीं लिखा है कि हम एक प्लानिंग कमीशन होना चाहिए। उसी तरीके से नीति आयोग भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, और ना वो स्टेट्यूटरी बॉडी है, उसको कोई एक्ट पास करके भी नहीं बनाया गया है, बराबर ना। तो ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ना तो स्टेट्यूटरी बॉडी है, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। ओके, और अगर मैं नीति आयोग के कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात करूँ, तो कॉम्पिटिशन में नीति आयोग इज एज फॉलोज।
उसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, नीति आयोग के अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं इस संस्था के अंदर। और ये चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, और वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या हो गया कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो नीति आयोग के चेयरमैन बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे, बराबर ना। ओके। उसके अलावा गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, चेयरपर्सन के नीचे कौन होता है, गवर्निंग काउंसिल होता है। गवर्निंग काउंसिल के अंदर कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स, तो उसके अंदर होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेचर्स, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स। देखो, जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर विधानसभा होती है, मतलब उनकी खुद की, उनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर्स, लाइक दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। और जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर विधानसभा नहीं होती, तो उनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स। तो यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर्स के चीफ मिनिस्टर होता है, और यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स के कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो ये सभी ये गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। और रीजनल काउंसिल ऑफ नीति आयोग की अगर बात करें, तो जिस तरीके से गवर्निंग काउंसिल होता है नीति आयोग के अंदर, उसी तरीके से रीजनल काउंसिल भी होता है। तो रीजनल काउंसिल्स के अंदर जो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट होते हैं, बराबर ना, वो होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, बराबर ना। तो ये रीजनल लेवल पे होता है मीटिंग, बराबर ना। और गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग होती है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, सिंपल, बराबर ना। तो ये उसका काम ही है सेंटर और स्टेट को कनेक्ट करना, सिंपल, बराबर ना। ओके। ओके। और अगर मैं फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क की बात करूं नीति आयोग की, तो जैसे मैंने बात की, उसके एक चेयरपर्सन होते हैं जो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। उसके वाइस चेयरपर्सन पर होते हैं, कौन होते हैं, ये वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। और ये जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के, उनको रैंक मिलता है कैबिनेट मिनिस्टर जैसा, बराबर ना। और अगर मैं नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स की बात करूं, तो ये जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं नीति आयोग के, उनको रैंक मिलता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जैसा, बराबर ना। और पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम दो होते हैं नीति आयोग के अंदर, जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज के, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं वो होते हैं, बराबर ना। और पार्ट टाइम मेंबर्स हैं ना, वो रोटेशन बेसिस पे होते हैं, बराबर ना। ओके। और जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, वो ये मैक्सिमम कितने होते हैं, चार होते हैं, बराबर ना। और नीति आयोग के सीईओ भी होते हैं फ्रेंड्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। इनको भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं फिक्स टेन्योर के लिए, बराबर ना। और उनको जो रैंक दिया जाता है वो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना रैंक दिया जाता है, बराबर ना। ओके। तो ये हमने पूरा फ्रेमवर्क पढ़ा कि नीति आयोग के अंदर कौन कौन होता है। चेयरपर्सन है तो होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं, और सीईओ होता है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। राइट। अगर मैं नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। तो इसमें से पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर स्ट्रेटजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, बराबर ना। तो देश को डेवलप करना विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, ये मेन ऑब्जेक्टिव नीति आयोग का फ्रेंड्स, बराबर ना। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट करना, इसके उपरांत इनोवेशन को सपोर्ट करना, राइट ना। और टू इंश्योर इन द एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रिफर टू इट दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेट इन द इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, बराबर ना। तो एक्चुअली एक ऐसे एरियाज के ऊपर फोकस करना कि जो बहुत अनप्रिविलेज है, जहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपने आपने नाम सुना होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किसने फाइंड किया फ्रेंड्स, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ही बैकवर्ड है फ्रेंड्स, बराबर। तो उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का काम किसने किया है, नीति आयोग ने किया है, ताकि हम इसके ऊपर फोकस कर सके, बराबर ना। तो इसका मेन काम है देश को डेवलप करना विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से, बराबर ना। राइट। इनोवेशन को सपोर्ट करना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, पॉलिसीज को डेवलप करना, बराबर ना। ये सब काम है नीति आयोग का फ्रेंड्स। ओके। चलो, आई थिंक फ्रेंड्स इस न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, कि हमने जस्ट करंट न्यूज़ तो इतनी थी कि नीति आयोग की अभी रिसेंट मीटिंग हुई, उसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर जी ने, लेकिन हमने नीति आयोग के बारे में समझा, नीति आयोग कहाँ से आया, प्लानिंग कमीशन था पहले, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग के कॉम्पोजिशन के बारे में देखा, उसके फुल फ्रेमवर्क के बारे में देखा, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखा। तो आई थिंक आपको नीति आयोग के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ट्रेड डेफिसिट वाइडन हुआ है इंडिया का 9.4% फ्रॉम अ ईयर अगो एज इंपोर्ट्स आउटपेस द एक्सपोर्ट। तो हमारा इंपोर्ट बढ़ा है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, इसके लिए जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ना, वो 9.4% बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये हमारी रिसेंट न्यूज़ है। अब ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बढ़ा कितना कम हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रेड डेफिसिट क्या है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो अच्छा होगा कि कम होगा तो अच्छा होगा, इसको समझना जरूरी है फ्रेंड्स, बराबर ना। चलो, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके।
तो अगर मैं ट्रेड डेफिसिट की बात करूं फ्रेंड्स, तो ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल, हमारा देश इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। फॉर एग्जांपल, देश ने इंपोर्ट किया 500 रुपये का, देश ने इंपोर्ट किया 500 रुपये का, बराबर 500 करोड़ का, चलो करोड़ में मानते हैं, देश ने इंपोर्ट किया 500 करोड़ का। ओके, और देश ने एक्सपोर्ट किया फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का। तो हमने इंपोर्ट किया 500 करोड़ का और एक्सपोर्ट किया 100 करोड़ का, तो ये हमारे ट्रेड में क्या है? डेफिसिट है। कितने करोड़ की डेफिसिट है फ्रेंड्स? 400 करोड़ की। तो इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से कितना ज़्यादा है, इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो ये ट्रेड डेफिसिट 9.4% बढ़ी है फ्रेंड्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में 9.4% बढ़ा है, राइट। ओके, कि अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 2.5% ग्रो हुआ है, एक्सपोर्ट भी ग्रो हुआ है, कितना हुआ है? $35.2 बिलियन, लेकिन इंपोर्ट डबल पेज से ग्रो हुआ है, और इसकी वजह से जो हमारा ट्रेड का जो गैप है, ट्रेड डेफिसिट है, वो कितना बढ़ गया है? $20.9 बिलियन बढ़ गया है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, तो इसके लिए वो चिंताजनक बाबत है कि एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन जो पेज से एक्सपोर्ट बढ़ा है उससे डबल पेज से इंपोर्ट बढ़ा है, इसके लिए हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडर हो गया है। ओके, राइट। ओके, तो ये तो हुई हमारी करंट न्यूज फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, अभी हम बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट के बारे में। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? ओके, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और ट्रेड डेफिसिट ओकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट्स एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो क्या बनता है? ट्रेड डेफिसिट बनता है, बराबर ना? इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट से बढ़ जाए तो ट्रेड डेफिसिट बनता है। ओके, और अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की, तो इंडिया का टोटल ट्रेड डेफिसिट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल ट्रेड डेफिसिट कितना होता है फ्रेंड्स? इंडिया का टोटल $238.3 बिलियन था, एज अगेंस्ट 264.9 बिलियन इन फाइनेंशियल 2021-22। 2021-22 के कंपैरिजन में 2021-22 में ट्रेड डेफिसिट इतना था $264.9 बिलियन, लेकिन वो कम होके $238.3 बिलियन हो गया था 2022-23 के अंदर, बराबर ना? ओके, और 2023-24 में और ज्यादा हुआ है फ्रेंड्स ट्रेड डेफिसिट, बराबर ना? वो बढ़ गया 9.4%, वो चिंताजनक बाबत है फ्रेंड्स, बराबर ना? ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, हांगकांग के साथ कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। मतलब ये चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, हांगकांग के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब क्या हो गया? कि चाइना, रशिया, साउथ कोरिया और हांगकांग से हम इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं और एक्सपोर्ट बहुत ही कम करवाते हैं, राइट ना? ओके, और while the trade gap with the UAE, Saudi Arabia, Russia, Indonesia and Iraq narrow, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और इराक से हमारा जो ट्रेड गैप है वो कम हो रहा है, लेकिन चाइना, रशिया, साउथ कोरिया और हांगकांग से हमारा ट्रेड गैप बढ़ रहा है फ्रेंड्स, बराबर ना? और चाइना हैज इमर्ज एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद 118.4 बिलियन ऑफ टू वे कॉमर्स। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है फ्रेंड्स? चाइना है, और आप देख सकते हो कि ट्रेड डेफिसिट उसके साथ बढ़ रहा है। मतलब ये जो हमारा जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो ये टू वे कॉमर्स है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को मिला के टोटल मिला के $118.4 बिलियन का ट्रेडिंग होता है इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन चाइना से हम ज्यादातर इंपोर्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? चाइना को हो रहा है, राइट। However, the US was a top trading partner of India during the 2021-22 and 2022-23, बराबर ना? 2023-24 में चाइना टॉप पे रहा है ट्रेडिंग पार्टनर, लेकिन 2021-22 और 2022-23 में कौन ट्रेडिंग पार्टनर रहा है फ्रेंड्स? यूएस रहा है, ध्यान में रखना है। और India had a trade surplus of $36.74 बिलियन with the US in 2023-24। 2023-24 में एक पॉजिटिव बात क्या है? कि यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस हुआ है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा किया है इंपोर्ट के कंपैरिजन में। $36.74 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रहा है, ध्यान में रखना है। और यूके, बेल्जियम, इटली, फ्रांस और बांग्लादेश के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस रहा है, बराबर ना? ओके, राइट। ओके, और अगर मैं इंडिया के ट्रेड डेफिसिट के पीछे जो रीजंस की अगर बात करूं, तो हम हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है ना, वो मैक्सिमम एनर्जी की वजह से हो रहा है।
Reliance on energy import. India imports more than 85% of its crude oil needs, which makes the Indian economy vulnerable to the fluctuations in the global oil prices. बराबर ना? इंडिया जितना भी ऑयल का कंजप्शन करता है उसमें से 85% वो इंपोर्ट करवाता है. सबसे ज्यादा इंपोर्ट का बिल यहाँ से आता है फ्रेंड्स. बराबर ना? ओके. उसके अलावा सम इंडियन इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स heavily rely on the imported raw materials and intermediates. These increase the import value and contribute to the deficit. तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है लाइक फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स की यहाँ पे जो रॉ मटेरियल, यहाँ पे चीज़ों तो हम खुद से बनाते हैं लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो ज़्यादा हम बाहर से मंगवाते हैं. राइट. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट्स है वो चाइना से मंगवाते हैं फ्रेंड्स. बराबर ना? ओके. तो ये हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ाता है. ओके. अगर मैं की इम्पैक्ट्स के बारे में बात करूं कि ट्रेड डेफिसिट का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, तो ट्रेड डेफिसिट ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है, ये बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है. कैसे? तो अगर ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर पाते हैं और एक्सपोर्ट कम करवाते हैं, तो अ ट्रेड डेफिसिट इज नॉट एसेंशियली बैड इफ अ कंट्री इज इम्प्रूव इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल. अगर एक पर्टिकुलर कंट्री या अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करवाते हैं तो इट इज़ अ गुड, बिकॉज कंट्री मैन्युफैक्चरिंग तो अपने वहीं पे कर रहा है, जस्ट वो क्या इंपोर्ट करवाता है? रॉ मटेरियल. अगर हम फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाए तो इट इज़ अ बैड. समझ में आया कि नहीं? राइट. A short-term benefit of the trade deficit is the higher import ensure availability of the wider variety of goods and services to the citizens, which offer the greater choices and further improve the living standards. तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड डेफिसिट है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट की अगर बात करें, तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करवाते हैं तो हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा अवेलेबल होंगे, हम ज़्यादा वेराइटीज हम यूज़ कर पाएंगे और हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव हो सकते हैं. बराबर ना? ओके. In some cases, a trade deficit can be encourage the domestic business to invest in innovation and improve the efficiency to compete with the imported goods. और अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो डोमेस्टिक बिजनेस को पता चले कि हाँ इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है जो हम इंपोर्ट करवाते हैं, तो वो अपने आप में इनोवेशन लाते हैं, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं और वो चीज़ घर में बनाने का प्रयत्न करते हैं. तो ये ट्रेड डेफिसिट की वजह से कंपटीशन भी बढ़ता है फ्रेंड्स. बराबर है? तो ये भी एक बेनिफिट है. ओके. राइट. और अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ, so over-reliance on the imports can stifle the domestic innovation and production in certain sectors, limiting the availability of the domestically produced goods. तो अगर हमको कोई भी चीज़ में ओवर रिलायंस नहीं करना है, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करोगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन अगर हम उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक है फ्रेंड्स. बराबर ना? लार्ज ट्रेड डेफिसिट particularly in the sectors with a significant import penetration can lead to the job losses in the industries related to the दैट पर्टिकुलर सेक्टर. तो अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेड डेफिसिट है, अगर हम वहाँ से इंपोर्ट ही करवाते रहते हैं तो वहाँ पे जॉब लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है. राइट ना? फॉर एग्जाम्पल, इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बांग्लादेश एट द चीपर रेट्स हैव caused some industry to shut off, resulting in the job losses. फॉर एग्जाम्पल, हम बांग्लादेश से बहुत ही सस्ते दाम के अंदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स लाते हैं, उसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो क्या हो गई है? बंद हो गई. इसके लिए वहां से क्या हो गया? जॉब लॉस हो गया फ्रेंड्स. बराबर. तो बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेड डेफिसिट क्या क्रिएट करता है? जॉब लॉस क्रिएट करता है फ्रेंड्स. बराबर ना? ओके. और परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट, अगर बहुत लंबे समय तक ट्रेड डेफिसिट चली, बराबर ना, तो जितना ट्रेड डेफिसिट होगा मतलब हम इतना इंपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं, हम हमारी इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा, हमारी हमको ज़्यादातर पैसे फॉरेन करेंसीज में देनी पड़ेगी, फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? डेप्रिसिएट होगी फ्रेंड्स. बराबर ना? ओके. तो ट्रेड डेफिसिट अगर परसिस्टेंट रहा तो रुपये की वैल्यू को डेप्रिसिएट करेगा. बराबर ना? ओके. or lower exports can lead to the decreased government revenue from the export duties. This can be impact the government's ability to fund the social programs and infrastructure development. तो अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करवाएंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा, और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो हम सोशल प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर नहीं पाएंगे. सिंपल. तो ये कुछ चैलेंजेस है ट्रेड डेफिसिट के, कुछ बेनिफिट भी है और कुछ चैलेंजेस भी है, हमको इसको स्टेबल रखना है. सिंपल. बराबर ना? ओके. ये ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए इंडिया की तरह कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं. लाइक इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, कि उन जिन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे उनके बीच में जो ट्रेड होगा वो रिड्यूस टैरिफ पे होगा, पर इतनी ज़्यादा ड्यूटीज नहीं लगेगी, ताकि दोनों मतलब एक बायलेटरल ट्रेडिंग हो सके. ऐसा नहीं कि हम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ही करवाए, इंपोर्ट ही करवाए, एक बैलेंस ट्रेड होना चाहिए. इसके लिए इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है. राइट.
और उसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया और यूएई के बीच में कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पे उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि वो लोग अपने टैरिफ्स को रिड्यूस करके 80% ऑफ बायलेटरल ट्रेड कर देंगे, मतलब जितनी भी टैरिफ पहले लेते थे बराबर, उसमें 80% टैरिफ का कम कर दिया उन्होंने बराबर। तो कितना सस्ता हो जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो आप देख सकते हो बराबर ना। ओके, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं इंडिया ने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए। ओके, चलो। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा। ट्रेड डेफिसिट इंडिया का बड़ा है बराबर। ट्रेड डेफिसिट बेनिफिट भी देता है, चैलेंजेस भी देता है बराबर, लेकिन वो स्टेबल होना चाहिए, बहुत परसिस्टेंट भी नहीं होना चाहिए, और ये एकदम शॉर्ट टर्म होना चाहिए फ्रेंड्स बराबर ना। ओके, और कौन सी कंट्रीज के साथ हमारा ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, कहाँ से हम ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं, कहाँ से एक्सपोर्ट करवाते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में देखा। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, समझते हैं क्या कह रहा है। ओके, अभी रिसेंट न्यूज में क्यों है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज बिगन टू ऑक्शन द प्रॉपर्टीज विच इज क्लासिफाइड एज अ एनिमी प्रॉपर्टीज। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी शुरू कर दिया है एक ऐसी प्रॉपर्टीज का ऑक्शन करने का कि जो एनिमी प्रॉपर्टीज है बराबर। सबसे पहले समझते हैं कि एनिमी प्रॉपर्टी क्या है। नाम से पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किनकी है, हमारे दुश्मन की है। तो पहले कौन से दुश्मन की यहाँ पे बात चल रही है वो देख लेते हैं कि एनिमी प्रॉपर्टी आर दोज इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट्स which are left behind by the people who took the citizenship of Pakistan and China after leaving India during the partition and post 1962 and 1965 wars। एनिमी प्रॉपर्टी एक ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी कि जो इंडिया छोड़ के चले गए थे और उन्होंने सिटीजनशिप ले ली, या तो पाकिस्तान की या तो चाइना की। कब? पार्टीशन के दौरान। पार्टीशन के दौरान, और जो 1962 और 65 का जो वॉर हुआ उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इंडिया से अ, ये पर्टिकुलर दो देश के अंदर चले गए हैं और वहां पे उन्होंने अपनी सिटीजनशिप ले ली है और उनकी जो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया है फ्रेंड्स? एनिमी प्रॉपर्टी दिया गया है बराबर। ओके, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, राइट। दोनों टाइप की प्रॉपर्टी है उनकी, और दोनों टाइप की प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऑक्शन करने की बात चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बिसाइड्स रियल एस्टेट, एनिमी प्रॉपर्टी में ऑल्सो इंक्लूड द बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, गोल्ड एंड अदर एसेट्स ऑफ द सच इंडिविजुअल्स बराबर ना। तो रियल एस्टेट में मतलब उनकी जो फॉर एग्जाम्पल घर है, उनका कोई बिजनेस है, अगर वो लोग छोड़ के वो भाग गए हैं, मतलब ये दो देश में चले गए हैं बराबर ना, वो तो एनिमी प्रॉपर्टी में आता ही आता है। उसके अलावा अगर उनका कोई बैंक अकाउंट है, उनमें जो पैसे हैं, शेयर्स है, उनके गोल्ड है बराबर ना, तो वो भी एनिमी प्रॉपर्टी में आता है। इनका भी यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है बराबर ना। ओके, एनिमी प्रॉपर्टीज को इंडिया के अंदर संभाल कौन रहा है फ्रेंड्स? तो उसकी जो कस्टडी है फ्रेंड्स, उसके लिए एक संस्था बनाई गई है, कस्टडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, सेपी। और एक अथॉरिटी है जिसको बनाया गया है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अंडर में बराबर ना। तो इस एक्ट के अंडर में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। ये संस्था एनिमी प्रॉपर्टीज को हैंडल कर रही है। और उसके अंदर 2017 के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया था इस एक्ट के अंडर में। इस अमेंडमेंट के अंदर क्या बोला गया कि अगर कोई भी सक्सेसर कि जो यहाँ से चले गए हैं पाकिस्तान और चाइना के अंदर, और अगर उसका कोई सक्सेसर ये एनिमी प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, अगर वो क्लेम करेगा कि ये तो मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी है, ये मेरे, मैं उसका पौत्र हूँ, पौत्री हूँ, तो वो नहीं चलेगा। ये प्रॉपर्टी अभी उनकी नहीं रहेगी बराबर ना। और ये अमेंडमेंट के अंदर ऐसा लिखा गया था कि सक्सेसर्स ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू द पाकिस्तान एंड चाइना सीज टू हैव अ क्लेम ओवर द प्रॉपर्टीज लेफ्ट बिहाइंड इन द इंडिया, कि उनको अभी ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और द अमेंडमेंट इंश्योर दैट द लॉ ऑफ सक्सेशन डज नॉट अप्लाई टू द एनिमी प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ सक्सेशन एनिमी प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं होगा फ्रेंड्स बराबर ना। दैट देयर कैन नॉट बी अ ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज वेस्टेड इन द कस्टोडियन बाय एन एनिमी or enemy subject or enemy firm, and that the custodian shall be preserve the enemy property till it dispose of in accordance with the provisions of the act बराबर ना। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये एनिमी प्रॉपर्टी वो पर्टिकुलर व्यक्ति की है जो देश छोड़ के गया है। अगर उसका कोई भी सक्सेसर यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जताने के लिए आएगा तो नहीं चलेगा फ्रेंड्स बराबर ना। एज पर द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, तेरा टोटल 13,252 एनिमी प्रॉपर्टीज है इंडिया के अंदर। टोटल उनकी वैल्यू की अगर बात करें 1 लाख करोड़ की उसकी टोटल वैल्यू है बराबर ना। ओके,
और ये जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज है वो ऐसे लोगों की जो पाकिस्तान में चले गए हैं। मात्र 100 ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो चाइना, ऐसे लोगों की जो चाइना चले गए, बराबर ना। और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनिमी प्रॉपर्टीज है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल में, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज द एनिमी प्रॉपर्टी। और इंडिया ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया कि हम इस प्रॉपर्टीज का ऑक्शन करेंगे। टोटल 1 लाख करोड़ की एनिमी प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर। इसको कौन संभाल रहा है? कस्टडी ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया संभाल रहा है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, हमने नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के ऊपर, कीर्ति प्रोग्राम के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कीर्ति प्रोग्राम, बिकॉज अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलीवेंट बन जाता है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम नाम से पता चलता है जो इंडिया के अंदर टैलेंट है उसको स्पोर्ट्स में लाने के लिए, उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ओके, चलो उसके बारे में बात करते हैं, क्यों रिसेंट न्यूज़ में, पहले तो वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट्स एम्बिशियस खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम इज सेट टू गेट द फ्रेश बूस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स। एक्चुअली यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर जो इस प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है, बराबर ना, उन्होंने अभी कुछ इसके अंदर चेंजेस करने की बात की है, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है, लेकिन चेंजेस अभी किए नहीं है। तो हम चेंजेस के बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट हम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, कीर्ति प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। पर अब जब चेंजेस किए जाएंगे तो हम उस चेंजेस को भी कवर कर देंगे, राइट ना। तो अगर मैं कीर्ति प्रोग्राम की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इट एम एट द स्कूल चिल्ड्रन बिटवीन 9 and 18 ईयर्स एज ग्रुप। ये खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम किसके लिए है? जो स्कूल के चिल्ड्रन है जिनकी एज 9 साल से 18 साल के बीच में है, उनके लिए है। नेशन वाइड स्कीम है, और उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव है, दो मेन ऑब्जेक्टिव है। एक तो टू हंट टैलेंट फ्रॉम द एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, एंड to use the sports as a tool to curb the addiction towards the drugs and other gadgetary distractions, बराबर ना। तो ये कीर्ति प्रोग्राम के दो मेन गोल हैं, एक तो टैलेंट को आइडेंटिफाई करना हर एक कोने में से, देश के हर एक कोने में से, और स्पोर्ट्स को एक टूल बना देना है कि ये स्पोर्ट्स के माध्यम से हम ये जो चिल्ड्रंस हैं उनको ड्रग्स और जो गैजेटरी डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेटिव डिसीज का मतलब क्या हो गया कि कोई फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर चाइल्ड पूरे दिन मोबाइल लेके घूमता रहता है, उसी जगह पे अगर उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ जाए तो वो स्पोर्ट्स खेलेगा और वो उसमें आगे जा सकता है, सिंपल, बराबर ना। ओके, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट एडमिशन प्रोग्राम के अंडर में टोटल इंडिया के अंदर 50 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं। 50,000 applicants are being assessed in the first phase across the 10 sports including the athletics, boxing, रेसलिंग, हॉकी, फुटबॉल एंड रेसलिंग, बराबर ना। तो 10 स्पोर्ट्स के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेंट्स को असेसमेंट मिला है अब तक 50 सेंटर्स के अंदर, बराबर ना। उसका जो मेन एम है टू कंडक्ट 20 lakh assessments across the country throughout the financial 2024 to 2025 to identify the talent through the notified talent assessment centers। तो टोटल अभी तक 50 सेंटर्स इंडिया के अंदर काम करते हैं इस प्रोग्राम के अंडर में। और इस प्रोग्राम के अंडर में जो सेंटर्स काम करते हैं वहाँ पे 20 लाख असेसमेंट्स करने का अभी तक उसका प्लानिंग है। अभी तक हमने 50,000 किया है और 20 लाख करने का प्लानिंग है 2024-25 के अंदर, बराबर ना। ओके, और ये है ना पूरा एथलीट सेंट्रिक प्रोग्राम है, इज अ कॉन्स्पिशियस बाय इट्स ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है एक पर्टिकुलर एथलीट को, जिनको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है, ये जो कौन से एथलीट को यहाँ पे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इसका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पे किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। डेटा एनालिटिक्स बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर बीइंग यूज्ड टू प्रिडिक्ट द स्पोर्टिंग एक्यूमेंट ऑफ एन एस्पायरिंग एथलीट। एक पर्टिकुलर व्यक्ति जब यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंडर में अपना एप्लीकेशन देता है तो उसके जो असेसमेंट होता है वो आईटी बेस्ड टूल्स के ऊपर से होता है, डेटा एनालिटिक्स बेस्ड टूल्स के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके होता है, ताकि कोई बायसनेस ना क्रिएट हो फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह सके, बराबर ना। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इसमें समझ में आया होगा कीर्ति प्रोग्राम। अभी गवर्नमेंट ने कुछ उसके अंदर चेंजेस करने की बात की है, चेंजेस किए नहीं है, इसके लिए रिसेंट न्यूज़ में है। लेकिन हमने कीर्ति प्रोग्राम के बारे में देखा, कौन से बच्चों के लिए है, 9 से 18 साल के जो एज ग्रुप वाले जो चाइल्ड है उनके लिए है। उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव है, टैलेंट को निकालना कोने कोने में से, और चिल्ड्रन को स्पोर्ट्स के माध्यम से जो एडिक्शन है, उनके जो वेजिटेरियन डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर, उससे दूर रखना, बराबर ना। और
50,000 से भी ज़्यादा अभी तक एप्लीकेंट्स को एसेस किया गया है 50 सेंटर के अंदर। 20 लाख का टारगेट है 2024-25 के अंदर। आईटी बेस्ड टूल के माध्यम से असेसमेंट किया जाता है एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यूएन वाटर कन्वेंशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर, इसके बारे में देखते हैं। तो आइवरी कोस्ट जो अफ्रीकन कंट्री है, वो 10th अफ्रीकन यूनियन बना है जिसने ये यूएन वाटर कन्वेंशन को साइन किया है। तो आइवरी कोस्ट के बारे में बात करेंगे और यूएन के वाटर कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, क्या है उसका ऑब्जेक्टिव वो देखेंगे फ्रेंड्स। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है कि आइवरी कोस्ट, ये जो अफ्रीकन नेशन है, उसने यूएन वाटर कन्वेंशन को अभी साइन किया है। जो 10th अफ्रीकन नेशन बना है जिसने इस कन्वेंशन को साइन किया है। तो इस कन्वेंशन के बारे में बात करें पहले। It is also known as a Convention on the Protection and Use of the Transboundary Water Resources and International Lakes, which was adopted in the Helsinki in 1992। तो ये जो कन्वेंशन है वो 1992 के अंदर हेलसिंकी के अंदर इस कन्वेंशन को साइन किया गया। इस कन्वेंशन के अंदर मेनली एग्रीमेंट क्या हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल दो देश है फॉर एग्जांपल दो देश है, लाइक अगर हम बात कर ले इंडिया और पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, बराबर, और एक पर्टिकुलर नदी है कि जो दोनों देश से होती हुई गुजर रही है, बराबर, दोनों देश से उसका पानी आ रहा है, बराबर ना, ओके। तो दोनों देश में उसका स्प्रेडिंग है। तो ये नदी का पानी, ये दोनों देश नॉन डिस्प्यूटेड मैनर में उसका यूज करे, उसको कंजर्व करे, बराबर ना, उसको उसका मैनेजमेंट करे, इसके लिए उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट किया जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर देश एक कन्वेंशन को साइन करता है, मतलब वो क्या कहता है कि भाई जो मेरे साथ जुड़े हुए जो देश है ना, उनके साथ हम जो भी पानी शेयर कर रहे हैं उसको हम मिल के कोऑर्डिनेट मैनर में उसका मैनेजमेंट करेंगे, सिंपल, बराबर ना, ओके। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो, राइट, ओके। इट इज अ यूनिक legally binding instrument promoting the sustainable management of the shared water resources, the implementation of the sustainable development goals, prevention of the conflicts and the promotion of the peace and regional integration, बराबर ना। तो देशों के बीच में शांति से एक दूसरे से मिल के अगर हाँ शेड वाटर का यूज किया जाए, उसके रिसोर्सेज का यूज किया जाए, उसका मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए, बस यही मेन ऑब्जेक्टिव है इस कन्वेंशन का, बराबर ना, ओके। अगर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो इट वॉज ओरिजिनली नेगोशिएटेड एज अ रीजनल फ्रेमवर्क फॉर द पान यूरोपियन रीजन। ये शुरुआत में तो जस्ट रीजनल फ्रेमवर्क था, जस्ट यूरोपियन रीजन के लिए था। लेकिन मार्च 2016 से ये यूएन के सभी मेंबर्स इसके अंदर धीरे धीरे ऐड होने हुए, और चाड एंड सिनेगल हैव बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन पार्टीज इन 2018। तो सबसे पहले तो ये जस्ट जो वाटर कन्वेंशन था वो मात्र यूरोपियन रीजन के लिए था, फिर उसको ओपन किया गया, और सबसे पहली दो अफ्रीकन पार्टीज की अगर बात करें तो चाड और सेनेगल, वो पहली तो अफ्रीकन देश थे 2018 के अंदर ज्वाइन हुए, बराबर ना, ओके। फिर इराक ने मार्च 2023 के अंदर इसके अंदर एंट्री की, फर्स्ट कंट्री फ्रॉम द मिडल ईस्ट। नामीबिया in June 2023 is the first country from the southern Africa, and Panama in July 2023 is the first country from the Latin America। तो धीरे धीरे अलग अलग कॉन्टिनेंट से अलग अलग कंट्री से यहाँ पे अपना कन्वेंशन एग्रीमेंट साइन किया। और इट रिक्वायर्स द पार्टीज टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस द ट्रांसबाउंड्री इम्पैक्ट, यूज ट्रांसबाउंड्री वाटर्स इन द रीजनेबल एंड इक्विटेबल वे एंड इंश्योर देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, बराबर ना। तो अगर जो भी कोई पार्टी इसको साइन करता है, उनको जो ट्रांसबाउंड्री वाटर है उसको बहुत रीजनेबल और इक्विटेबल वे में उसका यूज करना है, राइट ना, ओके, ओके। तो अगर मैं इस कन्वेंशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं तो आप सबको पता है कि 2030 तक हमको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दुनिया के हर एक कंट्री को अचीव करने हैं। तो ये अचीव करने में ये कन्वेंशन बहुत हेल्प करेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे अ, देशों को बोला जा रहा है कि आप शांति से मिल के जो आप ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज है उसका यूज करो, मैनेजमेंट करो, सिंपल, बराबर ना, ओके। पानी का अच्छी तरीके से रेशनल मैनर में यूज करना है। और ये यूएन वाटर कन्वेंशन है उसको कौन हैंडल कर रहा है, यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप हैंडल कर रहा है, बराबर ना, ओके, राइट। आई थिंक आपको यूएन वाटर कन्वेंशन के बारे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके, ओके। और अगर मैं आइवरी कोस्ट की बात करूं फ्रेंड्स, आइवरी कोस्ट, तो आइवरी कोस्ट 8 ट्रांस बाउंड्री रिवर बेसिन्स, आइवरी कोस्ट ने इस वाटर कन्वेंशन को क्यों साइन किया फ्रेंड्स, क्योंकि आइवरी कोस्ट के अंदर 8 8 ट्रांस बाउंड्री रिवर बेसिन्स हैं। 8 ऐसी नदियां हैं जो आइवरी कोस्ट किसी दूसरे देश के साथ शेयर करता है, राइट।
कौन कौन से? तो ब्लैक वॉल्टा, बिया, टेनोए, कैमोए, नाइगर, सेसेंद्रा, कैवेली एट न्यून। तो ये 8 ऐसी ट्रांसबाउंडेड रिवर बेसिन है जो अ, उसके जो 6 नेबर्स है उसके साथ वो शेयर कर रहा है, बराबर ना? आप देख सकते हो कि आइवरी कोस्ट के 6 नेबर कौन कौन से हैं। ओके, और 6 उसके नेबर्स कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो घाना, बुर्किना फासो, माली, गुआना, लिबेरिया और सियरा लियोन, बराबर ना? तो ये उसके 6 नेबर कंट्रीज है, उसके साथ वो 8 ट्रांसपोर्टेड रिवर बीचेस को शेयर कर रहा है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, इसके लिए उसने इस वाटर कन्वेंशन को साइन किया है ताकि शांति से पूरे पानी का अच्छे से वो मैनेजमेंट कर सके। आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।